गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं निकेश कुमार आप लोगों को आज द्विघात समीकरण पढ़ाने जा रहा हूं। तो देखते हैं हम लोग कि द्विघात समीकरण क्या होता है। द्विघात समीकरण इसको हम लोग इंग्लिश में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नाम से जानते हैं, या इसे हम लोग द्विघात बहुपद भी कह सकते हैं। अब द्विघात बहुपद क्या होता है, तो द्विघात बहुपद के बारे में अगर परिभाषा की बात करें तो कहेंगे कि x के ऋणात्मक पूर्णांक घात वाले विभिन्न पदों के योग से प्राप्त व्यंजक को बहुपद कहते हैं। अब बहुपद का परिभाषा क्या हो गया कि x के ऋणात्मक घात वाले विभिन्न पदों के योग से प्राप्त व्यंजक को क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। अब बहुपद में आता है कि द्विघात बहुपद किसे कहते हैं, क्या कहेंगे, द्विघात बहुपद या इसे द्विघात समीकरण भी कह सकते हैं। तो कहेंगे क्या कि वैसा बहुपद जिसके चर राशि का अधिकतम घात 2 हो, जिसके चर राशि का अधिकतम घात कितना हो, 2 हो, उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। अब बात आता है कि चर राशि किसे कहते हैं। अगर चर राशि की बात करें तो चर राशि उसको कहते हैं जिसका मान निश्चित नहीं होता, मतलब वेरिएबल। चर मतलब क्या, चर मतलब वेरिएबल मतलब कह सकते हैं बदलने योग्य। ठीक है, क्या कह सकते हैं, बदलने योग्य, यानी वैसा राशि जिसका मान क्या होता है, वो बदलते रहता है। जैसे x y, हम इसका कह सकते हैं कि x का एक ही मान होगा, 2 ही मान होगा, ऐसा नहीं है, कितना भी हो सकता है। जैसे अगर हम 2x + 3 = 0 की बात करें तो इसमें अगर हम x का मान निकालेंगे तो क्या होगा मेरे पास, तो x = -3/2 हो जाएगा। लेकिन यही x अगर यहाँ पे हम बात करें x + 6 = 0 हो तो 2x = -6, x बराबर क्या होगा, -6/2 यानी 3 हो जाएगा। तो यहाँ देख रहे हैं आप कि x का मान क्या हो रहा है, किसी समीकरण में कुछ आएगा। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि वैसा राशि जिसका मान क्या होता हो, बदलने योग्य है, उसे क्या कहेंगे, हम चर राशि कहेंगे। तो अब द्विघात समीकरण क्या है, तो द्विघात समीकरण के बारे में कहेंगे कि ax² + bx + c के रूप को क्या कहते हैं, द्विघात समीकरण कहते हैं। ax² + bx + c के रूप को क्या कहते हैं, द्विघात समीकरण कहते हैं। अब ए बी सी क्या है, तो आपका ए बी सी एक क्या होगा, वास्तविक संख्या होगा।
वास्तविक संख्या होगा। अब यहाँ पे लेकिन याद रखेंगे कि a इक्वल टू नॉट जीरो, मतलब a का मान कभी भी शून्य के बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि अगर a शून्य होगा तो आपका 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसका अर्थ हुआ कि 0 प्लस बी एक्स प्लस सी, यानी आपका x का जो अधिकतम घात है वो कितना हो रहा है, मात्र 1 बच रहा है, इसलिए ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं कि x का अधिकतम घात कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। x का अधिकतम घात कितना होना चाहिए, 2। अब पूछता है आपका कि द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है। द्विघात समीकरण का मानक रूप, जिसको हम लोग द्विघात समीकरण का मानक रूप, जिसको कि हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म के नाम से जानते हैं। तो इसका मानक रूप के बारे में बात करेंगे तो इसका मानक रूप क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। यही आपका द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है। ठीक है, अब बात आता है कि द्विघात समीकरण में क्वेश्चन किस तरीके से आपको रहेगा। द्विघात समीकरण का क्वेश्चन आपको सबसे पहला टाइप की बात करें हम तो सबसे पहले टाइप वन के बारे में बात करें तो आपसे पूछता है कि कौन सा समीकरण द्विघात समीकरण है और कौन सा समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है। तो हम वैसे समीकरण को द्विघात समीकरण कहेंगे जिसका कि x का घात क्या होना चाहिए, ऋणात्मक मतलब x के पावर माइनस में नहीं हो, -1 नहीं हो सकता, -2 मतलब माइनस में नहीं हो, या फिर x के पावर बटे में भी नहीं हो सकता, x के पावर बटे में भी नहीं होगा, या फिर रूट वाला भी दिखे तो आप समझेंगे क्या, x के अंदर में अगर रूट भी दिखे तो समझेंगे क्या वो आपका द्विघात समीकरण नहीं कहलाएगा। तो देखते हैं टाइप 1 में किस तरह का, एक दो एग्जांपल देख लेते हैं। तो सबसे पहले एग्जांपल 1 का बात करते हैं हम लोग। तो कहता है x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 2 इंटू एक्स माइनस 3। तो हम बात करते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, दिख रहा होगा आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी बराबर, इधर गुना करेंगे तो क्या लिखेंगे 2x माइनस 3 दूनी 6, यहाँ पे हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x बराबर 2x माइनस 6। एक्स स्क्वायर सबको इधर लेके चला आइए, 2 से 2x कट जाएगा, दोनों तरफ प्लस में है इसलिए। ठीक है, आप लोग जानते होंगे कि अगर दोनों बराबर के इस पार और बराबर के उस पार अगर सेम चिन्ह में हो, मतलब प्लस में हो या फिर माइनस में हो, तो हम दोनों को क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। तो इस प्रकार से लिखेंगे यहाँ पे क्या कि 1 और इधर से माइनस वाला इधर आएगा तो क्या हो जाएगा आपका प्लस, बराबर इधर 0 बचेगा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 7 इक्वल टू 0। तो आपका ये दिख रहा है कि x का अधिकतम घात कितना, 2 है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यह द्विघात समीकरण है, तो लिख सकते हैं अतः यह द्विघात समीकरण होगा। समझ में आ गया होगा आप लोग को। एक दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। दूसरा उदाहरण देखते हैं तो हम कह सकते हैं, एक और उदाहरण है, दूसरा उदाहरण है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 6 रूट एक्स प्लस 5। ठीक है, तो इसकी बात करें तो आपको दिख रहा होगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 6x प्लस माइनस 6 रूट x है। तो आपको बताए थे अभी कि x के पावर यदि बटे में आ जाए तो वह क्या होगा, द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो कह सकते हैं अतः यह एक द्विघात समीकरण नहीं होगा।
द्विघात समीकरण नहीं होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं, यदि इस प्रकार से क्वेश्चन दे दिया जाए आपको x प्लस 1/x का क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे आप दूसरा कुछ ले लीजिए। ठीक है, 3 ले लेते हैं। तो यहाँ देखेंगे क्या, x² प्लस 1/x इनके जोड़ किए हैं बराबर 3, x² प्लस 1 बराबर 3x, यानी x² माइनस 3x प्लस 1 बराबर 0। यानी कह सकते हैं अतः यह द्विघात समीकरण होगा। अतः यह द्विघात समीकरण होगा। क्लियर है, आगे बढ़े। चलिए अब अगला टाइप देखते हैं हम। अब हम दूसरे टाइप की बात करते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है टाइप सेकेंड में, टाइप 2 आपसे पूछा जाता है कि आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा, उसको बोलेगा गणितीय रूप में निरूपण करें। किस रूप में? गणितीय रूप में निरूपण करें। तो गणितीय रूप का मतलब जो अभी देख रहे थे आप लोग वही है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला सवाल है आपका, कहता है कि दो क्रमागत, क्वेश्चन है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। इस स्थिति को द्विघात समीकरण के रूप में प्रकट करें। तो इसको हम लोग को क्या करना है, द्विघात समीकरण के रूप में लिखना है। तो सबसे पहले आप ये समझिए, क्वेश्चन को अच्छे ढंग से पढ़ेंगे। पहले कह रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है। यहाँ शब्द पर गौर करेंगे जरा, क्या बोल रहा है, क्रमागत का अर्थ क्या होता है, एक के बाद एक। मतलब यदि जैसे अगर 10 के बाद पूछा जाए तो क्या होगा, 11 होगा। तो उसी प्रकार से क्रमागत का मतलब एक के बाद, यानी अगला पद आपको एक जोड़ने के बाद प्राप्त होगा। इतना आप समझ लेंगे कि क्रमागत का अर्थ होता है क्या, एक जोड़ेंगे उसमें अगला पद आपको जो प्राप्त होगा वही उसका क्या होगा, क्रमागत पद कहलाएगा। तो कह रहा दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल क्या है, 306 है। इस स्थिति को क्या करना है, आपको द्विघात समीकरण के रूप में लिखना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप पूर्णांक तो जान नहीं रहे कौन होगा, 1 2 3 4 तो हम मान नहीं सकते हैं। तो क्या मानेंगे, आप जानते हैं गणित में क्या करना पड़ता है, मानना पड़ता है। तो मान लेते हैं, माना पहली धनात्मक पूर्णांक, माना पहली धनात्मक पूर्णांक x। क्या मान लिए हैं, पहली धनात्मक पूर्णांक हम x मान लिए। तो दूसरी धनात्मक पूर्णांक ऑटोमेटिक है, कंडीशन दिया हुआ है कि क्रमागत है। तो दूसरी धनात्मक पूर्णांक के बारे में हम कहेंगे क्या, कि x प्लस 1 होगा। क्या होगा, x प्लस 1 होगा। क्यों, क्योंकि कह रहा है दोनों क्या है, क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है। इसलिए अगर एक को x माने तो दूसरा का क्या मानना पड़ेगा, x प्लस 1 मानना पड़ेगा। अब क्वेश्चन में कह रहा है, प्रश्न के अनुसार, प्रश्न से कह रहा है कि दोनों को जब हम गुना करते हैं तो क्या प्राप्त होता है, 306 प्राप्त होता है। तो गुना कर दीजिए, पहला x गुना x प्लस 1 बराबर आपको प्राप्त कितना आता है, 306। तो हम कह सकते हैं x इंटू एक्स स्क्वायर, इससे गुना होगा फिर इससे गुना होगा, x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस x बराबर 306। यानी कह सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 306 बराबर आपका क्या हो जाएगा, 0। यही आपका द्विघात समीकरण के रूप में प्राप्त हो गया। क्लियर है। चलिए अब हम लोग
एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अगला एग्जांपल अगला एग्जाम्पल कह रहा है कि एक आयताकार भूखंड है, एक आयताकार भूखंड है का क्षेत्रफल दे रखा है आपको 528 मीटर स्क्वायर। कह रहा भूखंड की लंबाई उसकी चौड़ाई की दुगनी से एक अधिक है। अब देखिए आसान सा सवाल है, आप सिर्फ क्या करेंगे, क्वेश्चन पे ध्यान देंगे, अच्छा से बारीकी से पढ़ना है। सबसे पहले कह रहा है एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर कह सकते हैं। भूखंड की लंबाई इसकी चौड़ाई से, तो आप जानते हैं कि जो हमारा आयत होता है उसमें दो बीमा होते हैं, एक क्या होता है लंबाई और एक क्या होता है चौड़ाई। तो कंडीशन बता रहा है आपको कि लंबाई इसकी चौड़ाई से क्या है, चौड़ाई की दुगनी से एक अधिक है। लंबाई के बारे में कंडीशन दिया है कि लंबाई चौड़ाई की दुगनी से एक अधिक है। तो आप किसको मानेंगे, लंबाई को या चौड़ाई को? तो हमको मानना पड़ेगा चौड़ाई को। क्यों? क्योंकि कह रहा है लंबाई तो दे रखा है क्या कि उसकी चौड़ाई के दुगनी से एक अधिक है। तो हम बात कर लेते हैं कि मान लेते हैं, मानना क्या पड़ेगा, माना भूखंड की चौड़ाई, क्या मानना पड़ेगा, चौड़ाई कितना x, और किस चीज में मानना पड़ेगा, मीटर में, क्योंकि आपको क्षेत्रफल दे रखा है किसमें, मीटर में। तो रखेंगे क्या, माना भूखंड की लंबाई क्या हो गई x मीटर। तो लंबाई क्या हो जाएगा, लंबाई हो जाएगा आपका कह रहा है दुगनी, तो 2 से गुना कर दीजिए तो 2x हो गया प्लस एक अधिक। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं, कह रहा प्रश्न में क्या कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल भूखंड का क्षेत्रफल, तो भूखंड का क्षेत्रफल क्या है 528 मीटर स्क्वायर। भूखंड का क्षेत्रफल क्या है 528 मीटर स्क्वायर। तो आप जानते हैं भूखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला कि लंबाई और चौड़ाई को जब हम गुना करते हैं तो क्या प्राप्त होता है, हमको क्षेत्रफल प्राप्त होता है। तो लंबाई क्या हो जाएगी, तो 2x + 1 हो जाएगा, चौड़ाई क्या हो जाएगा x हो जाएगा। तो 528 के बराबर करेंगे, यहाँ गुना करेंगे तो 2x² प्लस x से गुना हुआ तो 1, यानी 1 × x, और इधर लाएंगे तो 528 बराबर क्या 0। तो ये आपका द्विघात समीकरण के रूप में जो प्राप्त हुआ आपको क्या हुआ 2x² प्लस x माइनस 528 बराबर 0। तो ये था हमारा छोटा सा वीडियो, क्योंकि हम आज से शुरुआत ही किए हैं और आप लोग अच्छे तरीके से धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे, क्योंकि इस कोरोना महामारी के कारण आपका 9th और 10th के बच्चे का पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो, इसके लिए हमने एक छोटा सा प्रयास किया है। और अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और हमारा चैनल JMS टीचिंग सेंटर जमुई को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको प्रत्येक दिन वीडियो मिलेंगे जिससे कि नवम एवं दसम के छात्रों को आगामी परीक्षा में कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।